नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हैं और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने के लिए सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो ये किसानों पर जो बिल लाया गया है तो सरकार अपने मुंह में मिट्टू बन रही है और जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उसको मैंने जो जिन विपक्ष पार्टियों के पास मुद्दों का अकाल पड़ा हुआ है तो उनको एक मुद्दा दिख रहा है। तो यहाँ तक कि अकाली भी एनडीए के साथ अकालियों का भी जो है एनडीए के साथ छोड़ने की खबरें आ रही हैं। देखिए, एनडीए के साथ छोड़ना करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये अकाली वही हैं जबकि वो ज्ञानी जैल सिंह का जब चुनाव था तो वो एनडीए के साथ छोड़ करके सिर्फ चूँकि वो सरदार हैं इसलिए वो जो है छिटक करके वो ज्ञानी जैल सिंह का समर्थन, जबकि वो ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इसी प्रकार शिवसेना भी है। शिवसेना जब प्रतिभा पाटिल की बात थी तो चूँकि वो महाराष्ट्र की थी इसलिए वो छिटक करके एनडीए के खिलाफ जो कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार थी प्रतिभा पाटिल उसका समर्थन किया। तो चूँकि ये हमेशा संकीर्ण विचारों से ग्रसित रहते हैं तो बस ये मराठी बताइए, राष्ट्रपति पद के लिए ये मराठी है तो ये सरदार है, ये सिख है, इसी सब वो कुछ भी कहें लेकिन उनका जो आचरण व्यवहार है यही है संकीर्णता आधारित। और उसी प्रकार जो ये ममता बनर्जी है ना, ममता बनर्जी और ये मुलायम सिंह दोनों आए कि भाई हम जो है एपीजे अब्दुल कलाम को दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए समर्थन करते हैं। मुलायम सिंह तो पता बदलने में बहुत आगे हैं तो वो इसके बाद भूमिगत हो गए और फिर जो है 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर ही बोलते हैं कि भाई जो हम वो कांग्रेस के साथ हैं। तो वो अकेली पड़ गई वो ममता बनर्जी और अंतिम तक कही कि नहीं भाई हम जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम को ही वो समर्थन करेंगे। और आखिर में फिर उसी गड्ढे में गिरी चूँकि प्रणब मुखर्जी जो है वो बंगाल से आते हैं, बंगाली हैं, तो बस उनका समर्थन कर दिया। तो ये सब जो पार्टियां हैं अपना हर मौके पर अपना वही संकीर्ण बात की है, मेरी जात का है, मेरे संप्रदाय का है, तो मेरे प्रांत का है, तो मेरी भाषा वाला है, यही खेल खेल रही है। यह इस देश को हमारी आवाम को कुछ दे नहीं सकती। नाम के लिए भले कुछ कर दें और नाम के लिए बस वही वोट भुनाने के लिए। वाकई जिसकी नीयत ही ठीक नहीं है, नीयत संकीर्णता आधारित है, इस भारत को जो टुकड़ों में देखता है वह इस समाज के लिए, भारत के लिए, भारत राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। ये सभी पार्टियाँ तो आ जाइए वो कृषि बिल पर। तो भारत में जब भी कोई इस तरह की स्कीम होती है, आपने देखा होगा
भ्रष्टाचार का इंतजाम जो है वो पहले यानी हो जाता है, और उसकी वो स्कीम लागू हुई कि नहीं हुई तब तक जो है वो भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। इस पर कोई पार्टी यानी वो बोलने वाले नहीं है। और जो ये किसानों का मुद्दा के साथ जो हो रहा है, ये राहुल जो है कितनी किसानों की हत्या ये करवाया है, इसकी पार्टी ने करवाया है। और इसकी जहाँ इसकी मैंने एनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी की जहाँ सरकारें रही हैं, किसानों की आत्महत्या की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब सवाल है कि ये मीडिया, ये बौद्धिक वर्ग, ये मानसिकता इस बात को मैंने इस पर उसको कोई उसको गुस्सा नहीं आता है कि जो खुद ही अपराधी है किसानों की हत्या का, और फिर वो किसानों के मुद्दे के साथ चलाता है। यह एक मानसिक गुलामी का परिचायक है कि जो खुद उस चीज़ का अपराधी है। जैसे ये अखिलेश की पार्टी या मुलायम की पार्टी, समाजवादी पार्टी, जब इसका शासन होता है पूरे प्रदेश में एक गुंडा राज होता है, और हर की पोजीशंस पर वो किसी जाति विशेष को सब बिठाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक कोई प्रिंसिपल था, वो इंटर कॉलेज का, उसको बिठा करके सारे जो है एक जाति के तमाम पीसेस को भर दिया इसने। यानी जातिवाद का बहुत घिनौना रूप। अब कहते हैं कि हम वो समाजवादी हैं, और फिर उन्हीं को बुलाते हैं चैनल वाले। तो चैनल भाई ये बार बार बताया जा रहा है, और ये सच्चाई भी है। ये चैनल वाले, मीडिया वाले इस देश की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे घटिया किस्म का, और ये देश के शत्रु हैं, भारत समाज के ये बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। उन्हीं को बुलाते हैं, उनसे पूछते तक नहीं है। तो यानी जनता की नज़रों में, हमारी भारतीय आवाम की नज़रों में कोई भी जो योजना अब तक जो 60-70 सालों से आई है, भ्रष्टाचार का इंतजाम पहले, भ्रष्टाचार वो स्कीम लागू हुई, वो स्कीम वो योजना की शुरुआत भी नहीं हुई, वो करप्शन की शिकायतें जो है शुरू हो जाती हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है। इस पर कोई पार्टी नहीं बोलती है, क्योंकि सभी इसमें लिप्त रहते हैं। और वही हमारी हमारी आम आवाम है, हमारे जो साधारण हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनकी तकलीफ का सबब यही है। तो अब जैसे इसमें उन्होंने एक भंडारण का अनुमति दे दिया। भंडारण मतलब स्टोरेज का एक बृहद नाम है जमाखोरी, होर्डिंग। तो होर्डिंग से कीमतें जो इसका जो बड़े बड़े स्वार्थी किस्म के व्यापारी होते हैं, ये इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं। वो जमाखोरी करके चीज़ों को दबा देते हैं, बाज़ार में कीमतें बढ़ जाती हैं, तब वो निकालते हैं। ये उनका अपराध रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो जमाखोरी जो है आम जो हमारे साधारण और गरीब किस्म के भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत अभिशाप है जमाखोरी। उसको इसने जो है पिछले दरवाजे से इसे मोदी सरकार ने लागू कर दिया। और ये जब कहते हैं कि किसान कहीं भी बेच सकता है, अब उसमें वो कहाँ तक लागू होता है। देखिए, भारत में स्कीम की घोषणा अलग है, लागू कैसे होता है, अमल में कैसे आता है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये तो प्रॉब्लम है। इस पर आज तक जो है कोई भी सरकार और किसी भी पार्टी की सरकार कभी भी ईमानदार नहीं रही। और सवाल है कि वो ईमानदार यदि वो ईमानदार
रहेगी भी तो कैसे रहेगी, जब वो पार्टियां हमेशा समाज को विघटन करके ही वो राजनीति, स्वार्थ नीति, वो सत्ता की मैंने वो साजिश करती हैं। हर चुनाव में जो है वो जो उम्मीदवार वो सब खड़े करते हैं, वो जाति गणित लगाते हैं। बताइए, पूरा देश हमारा जो है, हमारे देश के लोग माने एक भारतीय है, मूल उनकी पहचान एक भारतीय है, लेकिन ये आज भी उनको एहसास कराते हैं कि आप इस जात के हो तो आप इस जात के हो, और उसी की चुनावी गणित लगाते हैं। तो ऐसे समाज को जो तोड़ने वाले हैं, वह हमको आपको इस देश को वो क्या दे सकते हैं। और जातिवादी गणित और जातिवाद का जहर फैलाना वो सभी पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी भी करती है, लेकिन थोड़ी सी सफाई से करती है। बाकी कोई सफाई से करता है और कोई जो है वो छाती तान के करता है। अब जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी छाती तान के करती है, ये जो टीएमसी जो है वो छाती तान के करती है सीधे वो अल्पसंख्यकवाद के नाम पर। और उस ममता बनर्जी जैसे बेवकूफ़ को मालूम नहीं है कि भाई जब सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग भारतीय हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो उसी जेएनपीसी का पार्ट है जो कि इस देश को, इस मुल्क को बांटना ही जो है उसका एक जो है वो राजनीतिक अस्त्र होता है, राजनीतिक हथियार होता है। तो ये समझने वाली बात है। तो इन सारी बातों कहने का सारांश यही है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, हमारे भारतीय समाज में विघटन पैदा करके, विभेद पैदा करके, उसको बांट करके जो स्वार्थ और सत्ता की जो मैंने राजनीति या साजिश करते हैं, वह इस मुल्क को कुछ दे नहीं सकते, बल्कि इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए अभिशाप है। तो अब ये जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर है, और भारतीय भाई बहन भी उसी बहकाव में बह रहे हैं। अब इसीलिए भारतीय जनता दल उनको समझा रहा है, निवेदन कर रहा है कि पहले अपनी पहचान को दुरुस्त करिए। ये कभी मत समझिए कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, या हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। हम सिर्फ भारतीय हैं, हम भी भारतीय, वो भी भारतीय। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा, तो वो जो नकली जो है जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो आवरण है या जो कोटिंग है जो है, वो धुल जाएगा। और तब विचार भी आएगा कि भाई अब भारतीयता के आधार पर जो भी मुद्दा आए उस लोग इस पर विचार करेंगे, और पार्टियां भी इसी लाइन में चलेंगी। तो अभी इसलिए जो पार्टियां हैं उस समाज में विघटन पैदा करके, समाज को तोड़ करके स्वार्थ नीति और या वोट की और सत्ता की वो साजिश करती है। तो ऐसी पार्टियां जो है देश के लिए अभिशाप हैं सभी। सवाल बस यही है, तो इनको माकूल जवाब देने की जो जिम्मेदारी जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है। और वो माकूल जवाब देने की स्थिति में तभी होंगे जबकि अपनी वो हैसियत, अपना वजूद कि हम भारतीय हैं, इसको एहसास करें। यही भारतीय जनता दल सिखा रहा है। या दूसरे शब्दों में कि जितनी भी पार्टियां हैं, आप भारतीय भाई बहनों को कमज़ोर करके, कमज़ोर कैसे समझे, आपको बांट करके ही उनकी राजनीति चलती है। या और भी साफ शब्दों में वो आपको बांटने में सारी पार्टियां एक साथ हैं, आपको बांटने के लिए। ये समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमिलनाडु की जो पार्टी ADMK, शिवसेना, ये भारतीय समाज को बांटने में और जब जरूरत पड़ता है तब एक साथ वो सट भी जाती है।
जब उनकी जरूरत पड़ती है तो वो आपस में वो सेट हो जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में यह मैंने आपको बांटने में ये सारी पार्टियां एक हैं। तो इन ऐसी पार्टियों को, ऐसे तंजीमों को, ऐसे संगठनों को इस देश से निकाल देना चाहिए। निकालने का जो सबसे सुगम रास्ता है कि उनको मत जो है शून्य दें। अब ये बिहार का चुनाव है, इसमें यह स्पष्ट संकेत जाना चाहिए और उसका उपाय है भारतीय जनता दल जहां अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है उसके पक्ष में उसको भी देखिए कि भारतीय जनता दल जैसे जो कह रहा है कि उसके अनुसार वो कैंडिडेट है कि नहीं है। हम नहीं कहते हैं, यदि कैंडिडेट है और आपको लगता है तो अवश्य उसको समर्थन दीजिए, आपको नहीं लगता है तो बल्कि मत दीजिए उसको। लेकिन बाकी पार्टियों को बिल्कुल नोटा दबा करके शून्य मत को सुनिश्चित करें। ये उस गोरे सफ़ेद अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक है इस भारतीय समाज को बांटने वाले। पहले इससे वो निजात पानी। आरजेडी और जेडीयू में कोई फर्क नहीं है। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसके सभी पापों को धुलने वाले बीजेपी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। वामदल हमेशा कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं। जब उनकी सरकारें रही हैं, जहाँ जहाँ भी रही हैं, सिर्फ गुंडई और जो है हत्या, यही वो करवाते रहे। चाहे केरल में उनकी सरकार रही हो, चाहे पश्चिम बंगाल में सरकार रही हो, चाहे त्रिपुरा में रही हो। और इन कम्युनिस्टों का तो और भी कहना, एक तो चीन की फंडिंग पर, चीन के एजेंडे को, चीन का क्या एजेंडा है कि भारत को अंदर से कमज़ोर किया जाए। चीन दो तरह से भारत पर आक्रमण करना चाहता है। ये आक्रमण जो अभी बड़ी लद्दाख वाला की हम बात नहीं कर रहे हैं, अंदर से कमज़ोर, तो अंदर से कमज़ोर करने के लिए कुछ एजेंसी पकड़ लिया है, जैसे द हिंदू अखबार, द हिंदू इंग्लिश डे। ये भारत को अंदर से कमज़ोर करने के लिए बड़ी साजिश करता है। देखिए, बीच बीच में ये बताना आवश्यक है कि जितने भी हमारे ये भारत विरोधी, देश विरोधी ताकतें हैं विभिन्न रूपों में, उनके विषय में तो भारतीय जनता मैंने बताएगा भी और बताता भी रहेगा, आगे भी बताएगा। लेकिन सिर्फ वही बताना जो है अपने देश के साथ, अपने भारत के साथ बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। क्यों? ये सारी ताकतें जो है हमारे मोदी जी जो सरकार है या मोदी जी के द्वारा पाली जा रही है। इन खतरनाक सांपों को वो दूध पिला रहे हैं। मुखौटा क्या बने हुए राष्ट्रवाद का। तो पहले तो ये जो नकली जो उनका जो राष्ट्रवाद है मोदी जी का या बीजेपी का, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे आम भारतीय आम जो है आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए कि पहले इस नकली मुखौटे को, कपटपूर्ण और छलपूर्ण मुखौटे को चीर के रख दे और मुखौटा कम से उतर जाए कि मुखौटा पहनिए राष्ट्रवाद का और भारतीयता का और देश के दुश्मनों को पालिए। और इसके कई नमूने ये बड़े सातरियाना ढंग से, अब जैसे क्या है, अब YouTube पर बने ये सोशल मीडिया पर तमाम जो उनके जो उनकी सेना लगी हुई है YouTube वाली, बड़ा जोरदार भाषण दिया और जो अस्थायी सदस्यता होती है सुरक्षा परिषद की, वो उनको दावा ठोक दिया, यह है वो है। लेकिन ये कहते हुए बीजेपी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इस पर उनकी घिघी बंद हो जाती है
और बीजेपी के नेताओं की घिघी बंद हो जाती है, मोदी जी की घिघी बंद हो जाती है कि जिस संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता वीटो पावर वाली के लिए आज भारत जो है 25-30 साल से संघर्ष कर रहा है। जब भी कोई राजनयिक किसी देश का भारत में आता है तो पहले उसे समर्थन करवाते हैं, भाई भारत बिल्कुल योग्य, भारत के पास पूरी योग्यता है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए। जब कहीं बाहर जाते हैं तो उस देश के राजनयिकों से या उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से कहलवाते हैं कि भारत जो है इसके लिए सक्षम है, योग्य है अस्थायी सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद का। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का बुनियादी सदस्य, फाउंडिंग मेंबर, संस्थापक सदस्य है। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी सम्मान में भारत को सुरक्षा परिषद का कि वो वीटो पावर वाली अस्थायी सदस्यता वो दी थी 1948 और 49 के आसपास। लेकिन इस गद्दार नेहरू ने वो वीटो पावर वाली अस्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद की, इसने हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन को दे दी। देने की इतनी बड़ी गद्दारी, उसे बहुत बड़ा गद्दार था, उसके गद्दारियों की बड़ी फहरिस्त है। उसकी गद्दारियों पर ये मोदी जी, बीजेपी के यूट्यूबर्स की वो घिघी बंद हो जाती है। घिघी क्यों बंद होती है? क्योंकि ये उसकी रक्षा करते हैं। थोड़ा इसको वैसे विस्तार से तो जब ये भारतीय जनता दल आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, आप लोगों को बहुत विस्तार से बताएगा। जैसे ये कांग्रेस कहती रही कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे, हम आज़ादी की जंग लड़ते रहे, बिल्कुल झूठ। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़े, ये अंग्रेज़ों के जो है अंग्रेज़ों की दलाली करते रहे और उसके मुखबिर रहे। एनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने भी इस बात को कबूला है, लेकिन जो कबूला है तो वो घुमा के कबूला है कि इस कांग्रेस पर एक आरोप या तोहमत या एलिगेशन लगता था कि यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल थी। तो इतना तो हो गया ना। तो ये मुखबिर और दलाल थी, और इसी मुखबिरी दलाली के लिए ही अंग्रेज़ों ने अपने रिटायर्ड ICS A.O. ह्यूम के द्वारा इस कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। और इसका नाम के लिए जो है आप इतिहास में पढ़िए तो आपको मिल जाएगा, इसके कांग्रेस नाम के पहले यानी कई नाम इसके पड़े थे, हमारी पार्टी, अंतरंग मंडल, कई नाम पड़े। तो A.O. ह्यूम ने वो अमेरिका से इम्पोर्टेड वर्ड ला करके बिठा दिया, सिर्फ मुखबिरी और दलाली के लिए। इसलिए अच्छा, ये अंग्रेज जो है अपने चमचों माने चमचा पैदा करने के लिए या चमचों की फौज बनाने के लिए कुछ उपाधियां दिया करते थे, राय बहादुर, नाइटहुड। तो कितने को तो कितने कांग्रेस अध्यक्षों को, मतलब कि 1990 के बाद जो है कितने कांग्रेस अध्यक्षों को नाइटहुड वो मिला हुआ है। तो ये कांग्रेसी चमचे थे, ये अंग्रेजों के चमचे थे वो कांग्रेस वाले। लेकिन मुखौटा वो क्या पहने हुए थे कि वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ठीक वही धोखा, उसी तरह का धोखा कि बीजेपी देश के साथ कर रही है कि भाई ये मतलब कि ये एनपीसी गांधी नेहरू परिवार को बोले थे वो कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उसकी रक्षा कर रही है। उसके सारे
जो जो देश विरोधी गद्दारी के जो पाप हैं उसको धुल रही है, ताकि कोई उसको गद्दार न माने। ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी की इस मुल्क के खिलाफ, इस देश के खिलाफ। इतनी बड़ी गद्दार एनपीसी जो देश विरोधी है उसके गद्दारी के पाप को ये धुल रही है कि जनता उसको गद्दार न माने। उसका एक नमूना देखिए ना, ये राहुल क्या है, 2 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर यही इसी तरह की स्थिति तनातनी और या युद्ध स्थिति बनी हुई थी। रात के 12 बजे चोरी छुपे अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से ये राहुल मिलता है। अब सवाल यह है कि युद्ध ऐसी स्थिति के समय भी जो हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन से रात के 12 बजे मिलता है, उससे बड़ा गद्दार कौन होगा? आप सभी लोग तय करिए ना। हो राहुल। और इसके बाद तो फिर अपने किसी नेता से हमारी फौज के सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है, और हमारे दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है नवजोत सिद्धू को। बोलिए इससे, और वो उस बाजवा को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है जिस बाजवा की उसकी सेना और उसकी आतंकवादी हमारे देश में यानी मासूम बेकसूर भारतीय भाई बहनों की और बच्चों की निर्मम हत्या करता है। तो इससे बड़ा गद्दार कौन होगा इस राहुल से? जब भी हमारी सेना पराक्रम और शौर्य का काम करती है, यानी सीमा पर और सीमा उस पार जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो आतंकवादियों के शिविर रहते हैं, कैंप रहते हैं, ठिकाने रहते हैं, उसको नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो उस पर वो ये सवाल उठाता है, सबूत मांगता है। ये गद्दार राहुल। इस प्रकार जो बालाकोट में कितना अंदर घुस करके हमारी वायुसेना ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया था, तो फिर इसने वो सबूत मांगा। कई इसके वो उदाहरण हैं। चीन के साथ जिस समय भी चीन के साथ युद्ध स्थिति में ये चीन की भाषा बोलता है। ग्लोबल टाइम्स जो एक वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टियों का जो है एक प्रोपेगेंडा मशीन है, वो जो है दुष्प्रचार का एक मशीन है, उसी की बातों को उठा करके भारत के खिलाफ चीन के पक्ष में माहौल बनाता है ये राहुल जो है। उससे बड़ा गद्दार कौन होगा? लेकिन ये मीडिया वाले देश के दुश्मन उसको गद्दार नहीं कहते हैं। बीजेपी उसको गद्दार के रूप में न देखा जाए ये साजिश करती है। बीजेपी की जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने नेता हैं, और भी जो है जो उसका तंत्र है, मशीनरी है, उसको द्वारा बस ये माहौल खड़ा करते हैं कि ये राहुल जो है देश का गद्दार नहीं है, देश का दुश्मन नहीं है, देश के लिए खतरा नहीं है, ये पप्पू है, ये इसकी अकल ही नहीं है। सिर्फ वो गद्दार के रूप में न कहा जाए। ये देखिए बीजेपी इस देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप, इस खतरनाक एनपीसी की रक्षा करने वाली। नेहरू को पूछते हैं ये मोदी महोदय, और उनको शर्म नहीं आती कि नेहरू क्या है। मोदी जी को शर्म नहीं आती। दिखाने के लिए इन्होंने सुभाष चंद्र वो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर संग्रहालय तो बनवा दिया वहाँ पर,
लाल किला में। लेकिन उसके समारोह में जाने में कितनी आनाकानी कर रहे थे कि कितने बहानेबाजी कर रहे थे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्हीं का एक परम भक्त यूट्यूबर जिसका नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो कह रहा था कि यदि हम सुभाष चंद्र बोस के किसी समारोह में जाएंगे, लोग मेरा बाल नोच लेंगे। ये बहाना कर रहे थे मोदी जी। बताइए, जिस सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं और जो है और उनका हर एक नाम, हर एक कार्यक्रम, हर एक लेने के लिए हर एक नागरिक को फक्र होता है, उसके कार्यक्रम जाने में ये बहाना बनाते हैं कि हम जाएंगे तो लोग उनका बाल नोच लेंगे। ये मानसिकता है मोदी जी की। कौन सी वो राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे, कौन सी वो देशभक्ति दिखाएंगे मोदी जी। ये बीजेपी वाले फिर मोदी के बाद जो है वो योगी को प्रोजेक्ट करते हैं कि दूसरे प्रधानमंत्री ये बनने वाले, ये प्रधानमंत्री बने लायक हैं योगी महोदय, जिनके दिमाग में जिसे विसरल हैट्रेडनेस उनके दिमाग में भरा हुआ है एंटी मुस्लिम का। जहाँ जहाँ मुसलमान नाम हो बस उसको बदल दो। उनकी नज़रों में नेहरू गद्दार नहीं दिखता है। इलाहाबाद का नाम तो बदल दिया, लेकिन बगल में ही है मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज MLNR, उसका नाम नहीं बदला। यहीं पर जो है जब अरुण जेटली का जब देहांत हुआ तो उनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखना था, तो फिरोज शाह कोटला को तो बदल दिया, क्योंकि बगल में जो गद्दार नेहरू के नाम पर था नेहरू स्टेडियम, उसको टच नहीं किया, तो उसको छुआ नहीं। तो बीजेपी की नज़रों में नेहरू गद्दार नहीं है। यही सबसे बड़ी गद्दारी बीजेपी की है। बीजेपी की नहीं मालूम है कि किसी नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया है। बीजेपी को मालूम नहीं है कि किसी गद्दार नेहरू ने हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों की मुखबिरी करके मरवाया था आज़ाद मैदान इलाहाबाद में, आज़ाद पार्क ये मरवा था। बहुत बड़ा गद्दार, मालूम नहीं है। लेकिन नेहरू जो है वो गद्दार के रूप में साबित न हो, JNPC तो कर रही थी, उसी के पदचिन्हों पर चल करके उसको जो है गद्दार के रूप में साबित ना हो, बल्कि वो आधुनिक भारत का निर्माता फलाने लगा। ये गद्दारी जो है चल रही है बीजेपी। वो किसी भी राष्ट्रभक्त को नाकाबिले बर्दाश्त है। सिर्फ जो है हमारे अमर शहीद लोकप्रिय न होने पाए, और इनका जो नकली जो है राष्ट्रवाद, नकली भारतीयता, नकली देशभक्ति, वो चिथड़े और वो चिथड़े न हो जाए, तार न हो जाए, इसी के लिए जो है वो अमर शहीदों को सामने न आने देने के लिए वो JNPC की तरह वो साजिश कर रहे हैं। तो ये गद्दारी है मुल्क के खिलाफ बीजेपी। अब बताइए, अब कल मैं देखा था कि YouTube में वो ABP न्यूज़ वाला बुला रहा है इसको, कन्हैया कुमार को। जिस मोदी जी के दिमाग में ये जरा भी ये इसका विचार नहीं है, इसके प्रति कोई रोष नहीं है कि जो नारा जो लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। हाँ, इसमें भी जो YouTube पर क्या मिलता है,
कि ये मुसलमानों ने नारा लगवाया। अरे भाई, ये नारा जो है वो कन्हैया कुमार ने लगवाया है। पूरा इंतजाम जो है वो कन्हैया कुमार का था, और उसमें कश्मीर के आतंकवादी ये जो है वो नारे लगा रहे थे। तो कन्हैया कुमार था, अनिर्बान भट्टाचार्य था, लेकिन ये गिरफ्तार किसको करेंगे? उमर खालिद को। कन्हैया कुमार को छोड़ देंगे और जो है अनिर्बान भट्टाचार्य को छोड़ देंगे। ये इनके बिल्कुल दिल के अंदर बसा हुआ है। ये कौन? सबका साथ, सबका विश्वास, ये इनका असली चेहरा। कन्हैया कुमार जिसने खुलेआम जो है नारा लगवा, भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, जरा भी असर नहीं हुआ आपके दिमाग पर मोदी जी। यह देश आपको माफ नहीं करेगा। कन्हैया कुमार जिसे गद्दार को आपने इस तरह से छोड़ दिया है, यह देश आपको माफ नहीं करेगा। देश आपसे हिसाब लेगा और बहुत अच्छे से लेगा हिसाब। और ये चैनल वाले बहुत बड़े गद्दार देश। बात शुरू होती है जो है वो कौन है, न्यूज़ 18 का एंकर किशोर अजवानी, उसने जो है वो टॉक शो करवाया था। न्यूज़ 24 वाला एक बार जो है राष्ट्रवाद पर प्रलाप ये करवाया था उसी गद्दार कन्हैया कुमार से। दुश्मन की सेना जब हमारे सीमा पर आक्रमण करती है, हमारे देश पर, तो हमारी सेना अपने देश की हमारी देश सेना ये मानती है कि ये दुश्मन सेना हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण कर रही है। इसलिए वहीं पर सीमा पर ही हमारी दुश्मन सेना उसको निपटा देती है। देश के अंदर वो जो दुश्मन चीन है, पाकिस्तान, उसे खतरनाक दुश्मन है। जेएनपीसी भी बहुत खतरनाक है। उसी के सहयोगी ये कन्हैया कुमार गिरोह होकर है। उसने जब नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मोदी जी को जरा भी असर नहीं हुआ। उन्होंने एक नाम मात्र को उसको अदालती प्रक्रिया में डाल दिया। उनको जरा भी आवाज़ नहीं हुआ कि इस तरह से जो खुलेआम कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, यह देश की संप्रभुता पर हमला है, आक्रमण है। और कोई भी राष्ट्रभक्त होता तो जरा भी देर नहीं करता। कन्हैया कुमार पूरे गिरोह को, और कन्हैया कुमार के समर्थन में जो कोई भी आए, राहुल आया था ना, उसकी पूरी जेएनपीसी पार्टी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी जो है, जो पूरी पार्टी, सीताराम येचुरी की पूरी सीपीआईएम, डी राजा और उसकी सीपीआई, केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी, सबको सेना के हवाले, और 1 मिनट में उसी तरह से निपटारा कर देती जिसे दुश्मन की सेना को कर देती। तब ही जाकर के एक अच्छा संदेश जाता। ये गद्दारी है मोदी जी देश के खिलाफ आप। तो यही देश को बताना है कि इतने देश विरोधी लोग जो है, जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, भारतीयता का मुखौटा पहने हुए हैं, देशभक्ति का मुखौटा पहने हैं, ये देश के साथ छल भी कर रहे हैं और देश का गद्दारी भी कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।